हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अमन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का जिसका चैप्टर 3 है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले 2 पार्ट्स में हमने ये सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया था। इस पार्ट में हम इसके अलावा और भी जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक यानी कि शीर्षक है कि क्या सभी लोग ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किया करते थे। यानी कि ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था बनाया था, क्या वो सभी लोग इसका पालन किया करते थे। तो नहीं, सभी लोग पालन नहीं किया करते थे। तो कैसे, देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवस्था होने के कारण हर जगह ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नहीं माना जाता था। यानी कि देश के कई हिस्से, हर हिस्से में यानी कि अलग अलग हिस्से में अलग अलग व्यवस्था को माना जाता था, इसलिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था को पूरी तरह से नहीं माना जाता था। सातवाहन शासक गोत्र व्यवस्था का पालन नहीं करते थे, यानी कि वो समान गोत्र में विवाह कर लेते थे। इन राजाओं की पत्नियों ने विवाह के बाद भी अपने पिता के गोत्र को अपनाए रखा, जबकि ऐसा नहीं होता था। ऐसा होता था कि विवाह के बाद पिता के गोत्र को त्याग करके पति के गोत्र को अपनाना है। उसके बाद सातवाहन शासकों द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी माना जाता था, यानी एक राजा के कई पत्नियां हुआ करती थी। इनकी कुछ रानियां समान गोत्र की भी हुआ करती थी। तो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों रानियां आपस में बहन भी हुआ करती थी, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी। लेकिन ये लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नहीं मानते थे। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में अंतर विवाह पद्धति को अपनाया जाता था, यानी कि एक ही गोत्र में विवाह कर लेना, एक ही कुल में विवाह कर लेना आपस में, जिसके अनुसार एक ही गोत्र अथवा जाति से संबंधित लोगों के बीच विवाह किया जाता था। तो इससे यह तात्पर्य निकलता है कि सभी लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नहीं मानते थे। आगे कि उस समय समाज में स्त्रियों का क्या महत्व था, यानी उन्हें क्या महत्व दिया जाता था, कितना महत्व दिया जाता था। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत स्त्रियों को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए जाते थे, जबकि देश में कई क्षेत्र ऐसे थे जहां पर स्त्रियों को समान रूप से सम्मान दिया जाता था। जैसे सातवाहन शासकों को उनकी माता के नाम से जाना जाता था। सातवाहन शासकों के दौर में औरतों का भी संपत्ति पर अधिकार हुआ करता था और वह सभी अपने संपत्ति का उपयोग अपने अनुसार किया करती थी। तो सातवाहन जो वंश था, उसके शासक जो थे वो स्त्रियों को अधिक महत्व देते थे, जबकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार स्त्रियों को बहुत कम अधिकार दिए जाते थे। आगे कि क्या केवल क्षत्रिय ही राजा हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो हमने वर्ण व्यवस्था पढ़ा उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, जिनमें क्षत्रियों का काम था, क्या काम था, शासन करना, यानी कि वो राजा हुआ करते थे। तो क्या केवल क्षत्रिय ही राजा हुआ करते थे। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार, यानी कि ब्राह्मणों ने जो नियम बनाए थे उनके अनुसार तो केवल क्षत्रियों को ही राजा बनने का अधिकार था, परंतु वास्तविकता इससे कहीं अलग थी। यानी कि क्षत्रियों के अलावा भी कई लोग ऐसे थे जो राजा बने थे। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे, जबकि ब्राह्मणों के अनुसार यह निम्न कुल के थे, यानी कि नीची जाति के थे। ब्राह्मण ये मानते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो नीची जाति के हैं, जबकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ उनसे पता चलता है कि ये क्षत्रिय थे। अगर इस स्थिति में ब्राह्मणों की बात को सही माना जाए तो इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल क्षत्रियों को ही राजा नहीं बना क्षत्रिय ही राजा नहीं बना करते थे, बल्कि अन्य कुल यानी कि अन्य जाति के लोग भी राजा बना करते थे। तो इससे पता चलता है कि सभी लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नहीं मानते थे। एक और उदाहरण देखते हैं, शक शासक। यह मध्य एशिया से भारत में आए और भारत में शासन स्थापित किया। इन्हें खानाबदोश उस व्यक्ति को, यानी कि उन लोगों को कहा जाता है जो खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता रहता है, उन्हें खानाबदोश कहा जाता है। तो वो मध्य एशिया से खाने की तलाश में आए थे, इधर कहाँ भारत आए थे और यहाँ उन्होंने शासन स्थापित कर दिया। शक शासक भी जो थे वो निम्न कुल के थे, यानी कि नीची जाति के थे, परंतु फिर भी यह राजा के पद पर थे, यानी कि ये लोग राजा बने थे, इन्होंने शासन किया था। तो इससे पता चलता है कि केवल क्षत्रिय ही राजा नहीं हुआ करते थे, बल्कि निम्न कुल के लोग भी राजा बनते थे। वहीं आगे शुंग और कण्व, यह मौर्य के उत्तराधिकारी थे। इन्हें ब्राह्मण माना जाता था कि ये लोग ब्राह्मण हैं, और यह भी आगे जाकर शासक बने। तो ये भी जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नहीं मानते थे, और इसके अनुसार केवल क्षत्रिय को ही राजा बनने का अधिकार नहीं था, बल्कि ये ब्राह्मण थे फिर भी राजा बन गए थे। उसके बाद सातवाहन शासक स्वयं को एक ऐसा अनूठा ब्राह्मण मानते थे जो क्षत्रियों का हनन करते थे। तो इस कथन के अनुसार सातवाहन भी राजा थे, परंतु वो रियल में क्या थे, तो वो ब्राह्मण थे। तो इससे तात्पर्य होता है कि केवल क्षत्रियों को ही राजा बनने का अधिकार तो था, किससे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार, परंतु कई देश में अलग अलग व्यवस्था होने के कारण कई लोगों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नकार दिया।
और क्षत्रियों के अलावा कई निम्न कुल के या फिर ब्राह्मण जो थे वो भी राजा बनते थे। आगे बौद्ध धर्म के अनुसार सामाजिक विषमता के क्या कारण थे। तो बौद्ध धर्म में के मुख्य ग्रंथ सुट्ट पिटक के अनुसार शुरुआत में मानव पूरी तरह से विकसित नहीं था, यानी कि मानव को पूरी तरह से विकास नहीं हुआ था। इसी वजह से वह प्रकृति से यानी कि नेचर से उतना ही ग्रहण करता था, उतना ही लेता था जितनी उसे एक समय में भोजन की आवश्यकता होती थी। एक समय जितनी आवश्यकता होती थी उतना ही ग्रहण करता था। पर समय के साथ साथ यह व्यवस्था बदली और मनुष्य लालची तथा कपटी हो गया और सभी संसाधनों पर नियंत्रण करने की कोशिश करने लगा। इसी कारण लोगों के मन में किसी व्यक्ति को राजा बनाने की चिंता उमड़ी। तो जो शुरुआत के लोग थे वो प्रकृति से उतना ही लेते थे जितना एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी, परंतु धीरे धीरे मनुष्य जो है वो लालची और कपटी होने लगा। और तो इसी वजह से लोगों के मन में ये चिंता उमड़ी कि किसी एक को राजा बनाना चाहिए ताकि वो सामान्य लोगों पर अपना अंकुश रख सके, नियंत्रण रख सके और ये जो व्यवस्था है वो सही से चल सके, यानी कि जीवन की जो व्यवस्था है वो सही से चल सके। तो आई एम श्योर कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। यदि आपने पिछले के 2 पार्ट्स नहीं देखे तो उसे देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।